अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फायजा सिद्दुज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग के अंदर आपके साथ इस पर बात होगी। बात यह है कि हमारे मुल्क में ये बात की जाती है कि हमारा मुल्क गरीब हो गया, डिफॉल्ट हो गया, हमारे मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, बैठ गई है, मुल्क का पहिया नहीं चल रहा। मगर इस सब के साथ साथ हमारे मुल्क के बारे में ये बात की जाती है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत मेहनती लोग हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी पैदावार से हम तरक्की कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं, हम दरामदाद बरामदाद में बहुत बेहतर हो सकते हैं। सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक हैं, मगर करप्शन एक ऐसा जहर है जो हमारी जड़ों के अंदर पैरिस्त हो चुका है और ये ऐसा एक जहर है जिसको हम जितना निगलते जाएंगे हमारी मौत तो वाकई होगी, मगर मौत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और तकलीफी मौत बनती जा रही है। हम लोग करप्शन से कभी भी किसी सूरत पूरी तरह से निकल नहीं पाए और इस चीज का फायदा हमारे दुश्मन उठा रहे हैं, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर करप्शन हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, उसमें इंसाफ नहीं होता, गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, क्योंकि जो अमीर शख्स है वो मजीद पैसा बनाता है करप्शन के जरिए, दो नंबरी के जरिए, झूठ के जरिए, फ्रॉड के जरिए, और गरीब बेचारा जो है वो पिसता चला जाता है क्योंकि दौलत उस तक नहीं पहुंचती और तरक्की नहीं होती मुल्क के अंदर। अजीब इत्तेफाक है कि मुल्क चलाने वाले सब अरबपति हो गए मगर मुल्क मकरूज हो गया, मगर मजाल है कि किसी ने करप्शन की हो। वही बात ये तंजिया बात की जा रही है। कालम है जिनके अंदर वो लिखते हैं, साहब मजहर बरलास लिखते हैं कि पाकिस्तान में चंद खानदान हुकूमतों में रहे, अब भी निजाम हुकूमत इन्हीं के हाथों में है। ये भी अजीब बात है कि इस मकरूज मुल्क का कर्ज उतारते हैं जिन्होंने ये कर्ज लिया ही नहीं, कर्ज से हड़प करने वाले और लोग हैं और कर्जों का बोझ सहने वाले लोग हुक्मरानों से मुख्तलिफ हैं। थोड़ा सा मजहर बरलास साहब से यहाँ पे मैं इख्तलाफ भी करूंगी, मगर उनने जो इस यहाँ लोगों के लिए कौन सोचता है, जिन्होंने ये कॉलम लिखा, ये बहुत बेहतरीन कॉलम है, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि इसके कुछ टॉपिक्स को, कुछ लाइंस को, कुछ इस नजरिए को डिस्कस करें। बाकी मेरे एक अपनी राय होगी इस पर, आपकी अपनी राय है। तो कर्जे हड़प करने वाले लोग और हैं। फिर वो लिखते हैं कि हुकूमतों में रहने वाले चंद खानदानों को निजाम पूरी तरह सपोर्ट करता है, इन खानदानों के करतूतों की पर्दापोशी करता है। यहाँ आम लोगों के लिए सोचने वाला गालिबन कोई नहीं। मैंने आपसे पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि आम शख्स के लिए कोई नहीं सोचता। जो आता है वो पैसा बनाता है, जो आता है वो अपने बारे में सोचता है, अपने खानदान के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने पोते पोतियों के लिए सोचता है। उनको बड़ी बड़ी जो है वो कंपनियां, उनको बड़े बड़े बिजनेस जो है वो बना के देता है और उसके बाद जो है ये सारी चीजें बिजनेस खड़े करने के बाद जो है मुल्क के गरीब आवाम तक कुछ नहीं पहुंचता। इनकी औलादें मजीद अमीरतर होती जाती हैं, इनके बिजनेस बढ़ते हैं, इनके खजानों में इजाफा होता है पैसों का। गालिबन कोई नहीं। ये बातें मुझे इसलिए याद आ रही हैं कि जब मैं हुक्मरानों को गैर पाकिस्तानी लिबास में देखता हूँ, इनकी चीजों को देखता हूँ, इनकी बेगमात के जेवरात को देखता हूँ, इनके बेगमात के जो पर्स होते हैं उनको देखता हूँ, वो ब्रांडेड होते हैं। और ये मुल्क इन मकासद से दूर कैसे चला गया जिनकी तकमील के लिए इसका क्याम अमल में आया था। ये मुल्क, अच्छा ठीक है। फिर वो लिखते हैं कि आम लोगों और हुक्मरानों में फासले इस कदर बढ़ गए, लोगों पर हुक्मरानी करने वालों के तौर तरीके तो आम लोगों जैसे होते हैं। ईरान में किस तरह सादा लिबास पहनने वाले इमाम खमैनी इनकलाब के रहबर बन गए। चीन में इंसान की तरक्की का दारोमदार मेहनत पर है। वहां खानदानी निजाम तरक्की की वजह नहीं बनता और फिर वहां का निजाम किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ लोगों की मदद करता है। चीन ने अपने पसमानदा इलाकों की पसमानदगी सिर्फ 10-15 साल में दूर की है। अफसोस हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सका। हम 60 की दहाई में पूरे खित्ते में सबसे आगे थे, ठीक है, और आज हमारा तज़किरा आखिरी सफ़ों में होता है। अफसोस कि हमारे यहाँ लोगों की पसमानदगी दूर करने को कोई संजीदा नहीं ले रहा और हमें नफरतों में आधा मुल्क गंवा दिया। मशरकी बंगाल आपके सामने और सारे मामला, हमने नफरतों में आधा मुल्क गंवा दिया। फिर वो कह रहे हैं कि हाँ, फिर वो लिखते हैं कि इस पूरे खेल ने करप्शन के दरख्त लगाए। अब इन तनावर दरख्तों ने धरती पर नफरत का जहर घोल दिया है और नफरत और दहशत से ना तो अमन आता है और ना ही तरक्की होती है। खुशहाली ऐसे इलाकों का रास्ता भूल जाती है। बड़ी अच्छी बात है कि हुक्मरानों के महंगे सूट और महंगी गाड़ियां गरीबों का इस्तेहसाल करके हासिल की जाती हैं और हम अजीब कौम हैं
कि हमने अपने मोहसिनों को भी देख दिया। एक टीवी एंकर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से पूछा कि आपने कभी शायरी की, तो जवाबन कौम के मोहसिन ने अपना ही शेर सुना डाला। कहते हैं, गुजर तो है गई है तेरी हयात कदी, सितम जरीफ मगर कोफियों में गुजरी है। शायद हमारे पूरे निजाम को मुल्क लुटने का दुख नहीं, शायद बर्बादियों का खेल इस निजाम को नजर नहीं आ रहा। कौमें बहुत पहले सोचती हैं, इसका अंदाजा आप इस वाकये से लगा लीजिए। आगरा में पैदा होने वाले मोती लाल नेहरू हिंदुस्तान के नंबर वकील थे और इन्होंने बड़े शौक से अपने बेटे को इंग्लिस्तान से कानून की तालीम दिलवाई। और मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू की परवरिश शहजादों की तरह की। जब वो बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान लौटा तो बाप ने अपने बेटे को इलाहाबाद में अच्छे क्लाइंट्स लेकर दिए। मोतीलाल नेहरू ने देखा कि इसका बेटा जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट ख्यालात का मालिक है, तो वो सियासत में आकर मुआशरे में मसावत पैदा करना चाहता है। मोतीलाल ने अपने बेटे को बहुत समझाया। जब दाल न गली तो फिर एक दिन मोतीलाल ने अपने बेटे और जवाहरलाल नेहरू की अलमारी से कीमती सूट, महंगे जूते और सिंगार निकाले लोगों में तकसीम कर दिए। साथ ही अलमारी में खद्दर के 3 कुर्ते, 2 पजामे और देसी जूती रखवा दी और कमरे से आला फर्नीचर उठवा दिया। और फिर क्या हुआ कि खानसामा को हुक्म दिया कि कल से साहबजादे को जेल जैसा सादा खाना पेश किया जाए। और जवाहरलाल नेहरू शाम को घर लौटा तो इसने अपने कमरे का अजीबोगरीब हाल देखा। ये देखकर मुस्कुराते हुए वालिद के पास गया। वालिद इस वक्त टालसाई का शहरा आफाक नावल और वहां पर थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपने बाप से पूछा, आप मुझसे खफा हैं? मोतीलाल नेहरू ने किताब से नजरें हटाई और मध्यम सी आवाज में जवाब दिया। बेटे ने पूछा, फिर आपने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों कर दिया? वालिद ने जवाब दिया, बेटा तुमने जो रास्ता चुना है इसमें जेल, भूख और खुददारी है। मैं चाहता हूं तुम आज से ही इन चीजों के आदी हो जाओ। और गरीब के पास एतबार के सिवा कुछ नहीं होता, इसलिए अगर तुम आम आदमी की बात करते हो तो तुम्हें इसके लिए आम आदमी जैसा होना चाहिए। और तुम हिंदुस्तान के सूट और इटली के जूते पहनकर बात करोगे तो कौन तुम्हारा एतबार करेगा तुम्हें? और उसके बाद वो दिखते हैं कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया मेरे बेटे को मुनाफिक कहे। चनाचे आज से तुम वही कपड़े पहनोगे जो गरीब पहनता है। तुम इतने पैसे ही खर्च करोगे जितना कि एक गरीब शख्स करता है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने वालिद की पेशानी चूमी और फिर मरते दम तक खद्दर के कपड़े और देसी जूते पहने, खाने में गरीबों जैसा खाना खाया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा यही यही है कि जहां लीडरशिप और आवाम में जमीन और आसमान का फर्क है और इसलिए हुक्मरानों आवाम का नहीं सोचते। इन्हें गरीब लोगों से कोई गर्ज नहीं। गरीब कहता अमीर जो शख्स है वो कहता कुछ है, वो करता कुछ है। वो बात गरीब की करता है मगर उसका चाल चलन, उसका उठना बैठना अमीरों जैसा है, तो गरीब तक उसकी बात पहुंच नहीं पाती क्योंकि गरीब के दिल पर उसकी बात नहीं लगती। इसीलिए दोनों में बड़ा फासला होता है। हुक्मरान नहीं सोचते। सोचना होगा, अगर आप बात करते हैं गरीब की तो आपको जिंदगी भी वैसी ही गुजारनी है ताकि आपको एहसास हो कि गरीब शख्स झोपड़ी में जिंदगी गुजारता है, उसकी क्या जरूरियात है, उसकी क्या मजबूरियां हैं। उनकी मजबूरियों को, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको वैसी ही जिंदगी गुजारनी है। कॉलम कैसा लगा और जो एक मेरा इसके हवाले से मेरे जिक्र था इस पूरे टॉपिक पे, वो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक। फाइल से को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।